सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूं सब बढ़िया। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं एमके यूनिवर्सिटी का मेजर 6 का यानी कि हिस्ट्री का मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जर्मनी के एकीकरण, ठीक है, यानी कि जर्मन एकीकरण में जो है बिस्मार्क की क्या भूमिका था, बेसिकली इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बिस्मार्क, दोस्तों बिस्मार्क के बारे में बेसिकली आपको बताना है कि बिस्मार्क का क्या भूमिका था जर्मन के एकीकरण में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका हिस्ट्री मेजर 6 का है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल पे जो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी सारा करवा दिया गया, आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो, आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। देखिए जर्मनी के एकीकरण में अगर हम बात करें तो बिस्मार्क की भूमिका क्या है, बेसिकली ये बताना है। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में जो है ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क की जो भूमिका है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्या था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। इसमें बिस्मार्क जो है दोस्तों या एक पूर्वी एशियाई, ठीक है, पूर्वी एशियाई राजनेता और राजनयिक, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का जो है मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। उन्होंने 1860 के दशक में जो है वह जर्मन राज्यों को एकीकृत करने के लिए एक सोची समझी क्या क्या नीति को अपनाया, जिसको रक्त और लोहे की नीति के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जर्मनी के जो एकीकरण में अगर हम बात करें तो ओटो वन बिस्मार्क की जो भूमिका है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, जिसमें बिस्मार्क जो है या एक पूर्वी एशियाई, ठीक है, पूर्वी एशियाई राजनेता और राजनयिक जर्मनी के जो है वो एकीकरण का क्या क्या मुख्य वास्तुकार माना जाता है, जिन्होंने 1860 ईस्वी के दशक में जर्मन के राज्यों को एकीकृत करने के लिए एक सोची समझी नीति को अपनाया, जिसे रक्त और लोहे की नीति के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं जर्मनी की एकीकरण में जो है बिस्मार्क की क्या भूमिका है, तो ये निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट आपको देना है सामरिक गठबंधनों का निर्माण। ठीक है, पहला जो इसका भूमिका था वह सामरिक गठबंधनों का निर्माण करने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिए। तो बिस्मार्क ने पहले डेनमार्क के खिलाफ क्या किया कि ऑस्ट्रिया के साथ जो है गठबंधन किया, और 1864 ईस्वी में जो है वो युद्ध और स्लेस्विंग और जो है वो हॉल्टिस्टन पर जो है अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि जो सामरिक गठबंधनों का पहला निर्माण किया, जिसने बिस्मार्क ने क्या किया कि पहले तो डेनमार्क के खिलाफ क्या किया, ऑस्ट्रिया के संबंध में गठबंधन किया, और 1864 के युद्ध में जो है वो स्लेस्विग और वहाँ पे हॉल्स्टीन पर क्या किया, वह अधिकार कर लिया। ठीक है, वहीं दूसरा इन्होंने जो अपना भूमिका किया वह ऑस्ट्रिया और प्रशिया युद्ध। ठीक है, यानी कि बिस्मार्क जो है उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या किया, मतलब युद्ध छेड़ा, जिसमें ऑस्ट्रो प्रेशियन युद्ध के रूप में जो है यह जाना जाता है। और इस युद्ध में जो है वह पूर्वी एशिया की जीत के बाद जो है उत्तरी जर्मन राज्यों को संघ बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया का जो है वो नियंत्रण मतलब कि नहीं था। ठीक है, तीसरा देखिए फ्रेंको प्रेशियन युद्ध। ठीक है, यानी कि फ्रेंको जो है वो फ्रेंको पर्शियन युद्ध, यानी कि जो 1870 से 1871 में हुआ था। तो बिस्मार्क ने फ्रांस के खिलाफ जो है इसको युद्ध को मतलब कि भड़काया या फिर उकसाया। तो फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन की हार ने दक्षिणी जो जर्मन राज्य था उसकी पूर्व एशिया के साथ क्या किया, मिलकर एक अत्यंत ही मतलब कि संयुक्त जर्मन राज्य को एक मतलब कि साम्राज्य के रूप में जिसको निर्माण के लिए क्या किया, प्रेरित किया। ठीक है, तो फ्रेंको प्रशियन युद्ध में भी जो उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा जो है आपका जर्मन साम्राज्य की घोषणा, यानी कि 18 जनवरी सन 1871 ईस्वी को वर्साई के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, और जो है पूर्वेशिया के राज्य जो है वह राजा विले को जर्मन सम्राट, ठीक है, राजा विलेम को जो है मतलब कि जर्मन सम्राट यानी कि कैसर घोषित कर दिया गया, जिसको बिस्मार्क को इस नए साम्राज्य का मतलब कि पहला चांसलर नियुक्त किया गया, जिसे बिस्मार्क की कूटनीति और सैन्य रणनीति ने न केवल जर्मनी को, ठीक है, एकीकृत किया, बल्कि उसे जो है वह यूरोप की एक प्रमुख शक्ति के रूप में भी स्थापित किया गया, जिसके द्वारा अपनाई गई रक्त और लोहे की नीति का उद्देश्य जो है वह राष्ट्रीय एकीकरण के बल के लिए इसको प्रयोग करना और इसका सामरिक गठबंधन बनाना था, जो अत्यंत ही सफल रहा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका था। तो बिस्मार्क का जो भूमिका था बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसने दोस्तों उसने राज्य को एकीकृत करने के लिए एक सोची समझी क्या किया, एक नीति अपनाया, जिसका नाम था रक्त और लोहे की नीति। और इसके माध्यम से दोस्तों इन्होंने जो है वो जर्मनी की एकीकरण के लिए कई सारे इन्होंने अपना भूमिका निभाया, जो अपना पहला सामरिक गठबंधनों का निर्माण किया, दूसरा ऑस्ट्रिया प्रशिया के युद्ध किया,
ठीक है। उसके बाद फ्रैंको प्रेशियन का युद्ध में अपना योगदान दिया। फिर जर्मन साम्राज्य की घोषणा किया और इस प्रकार से जो है वह कूटनीति के माध्यम से और अपना एक सोची समझी जो नीति के माध्यम से इन्होंने जो है जर्मन राज्य को एकीकृत करने में वह सफल रहा। तो इसका जो रक्त और लोहे की जो नीति माना गया, इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एकीकरण को एक बल प्रयोग करना और सामरिक गठबंधन बनाना था, जो यह सफल रहा था। ठीक है, तो ये था जर्मन की एकीकरण में ऑटोमान बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डाले। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।